आज हम कहानी पढ़ने वाले हैं श्री उपमा जोग, ठीक है ना। ये शिव मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। तो इस कहानी को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किर 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 घंटी बजती है। एक आदमी पर्दा उठाकर कमरे से बाहर निकलता है। अर्दली बाहर प्रतीक्षा लोगों में से एक आदमी को इशारा करता है। वह आदमी जल्दी जल्दी अंदर जाता है। सवेरे 8 बजे से यही क्रम जारी है। अभी 10 बजे एडीएम साहब को दौरे पर भी जाना है, लेकिन भीड़ है कि कम होने का नाम ही नहीं लेती। किसी की खेत की समस्या है तो किसी की सीमेंट की, किसी की चीनी की तो किसी के लाइसेंस की समस्या है। पौने 10 बजे एक लंबी घंटी बजती है। प्रत्युत्तर में अर्दली भागा भागा भीतर जाता है। कितने मुलाकाती हैं अभी? हुजूर 7-8 होंगे। सबको एक साथ भेज दो। अगले क्षण कई लोग का झुंड अंदर घुसता है, लेकिन 10-11 साल का एक लड़का, जो ये लड़का है, ठीक है, 10-11 साल का एक लड़का अभी भी बाहर बरामदे में खड़ा है। अर्दली झुलसता हुआ, जा जा तू भी जा, मुझे अकेले में मिला दो। लड़का फिर मिनमिनाता है। इस बार अर्दली भड़क जाता है। आखिर ऐसा क्यों जो तू सवेरे से अकेले अकेले की रट लगा रहा है? क्या है इस चिट्ठी में? बोलो तो। क्या चाहिए? चीनी, सीमेंट, मिट्टी का तेल, क्या चाहिए? जो अर्दली जो था, यानी कि ये जो एडीएम साहब है, इसका एक सहायक था, ठीक है ना, अर्दली। और ये कहानी, यहाँ पे एक लड़का, यही लड़का है, अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कह रहा था कि हमको ऑफिसर से अकेले में मिलना है, ठीक है। लड़का चुप रह जाता है, चिट्ठी वापस जेब में डाल लेता है, ठीक है। अर्दली लड़के को ध्यान से देख रहा है। मटमैली सी सूरत, कमीज और पैजामा, गले में लाल रंग का गमछा, छोटे कड़े कड़े रूखे बाल, नंगे पांव, धूल धसरित चेहरा मुरझाया हुआ। अपरिचित माहौल में किंचित संभ्रमित, अविश्वासी और कठोर, दूर देहात से आया हुआ लगता था। कुछ सोचकर अर्दली आश्वासन देता है कि अच्छा, इस बार तू अकेले मिल ले, लेकिन जब तक अंदर के लोग बाहर आए। साहब ऑफिस रूम में बेडरूम में चले जाते हैं। ड्राइवर आकर जीप पोंछने लगता है, फिर इंजन स्टार्ट करके पानी डालता है। लड़का जीप के आगे पीछे हो रहा था। थोड़ी देर देर बाद अर्दली निकलता है। साहब की मैगजीन, रूल, पान का डिब्बा, सिगरेट का पैकेट, माचिस लेकर फिर निकलते हैं। साहब धूप छाई, चश्मा लगाए, चेहरे पर अभिजात्य और गंभीरता ओढ़े हुए। लड़के पर नजर पड़ते ही पूछते हैं, हाँ बोलो बेटा, कैसे? लड़का सहसा कुछ बोल नहीं पा रहा है। वह संभ्र नमस्कार करता है। ठीक है, ठीक है। साहब जीप में बैठते हैं और पूछते हैं, काम बोलो अपना, जल्दी क्या चाहिए? अर्दली बोलता है, हुजूर मैंने लाख पूछा कि क्या काम है, बताता ही नहीं। कहता है साहब से अकेले में बताना है। अकेले में बताना है तो कल आना, कल जाओ अभी। जीप रेंगने लगती है। लड़का एक क्षण असमंजस में रहता है, फिर जीप के बगल में दौड़ते हुए जेब से एक चिट्ठी निकालकर साहब की ओर फेंक देता है। ठीक है, बाद में मिलना। साहब एक चालू आश्वासन देते हैं। तब तक लड़का पीछे छूट जाता है, लेकिन चिट्ठी के बरू शकल उनकी उत्सुकता बढ़ा देती है। उसे आटे की लेई से चिपकाया गया है। चिट्ठी खोलकर वे पढ़ना शुरू करते हैं। सरब श्री उपमा जोग, खत लिखा लालू की माई की तरफ से। लालू के पप्पा को पाँव छूना पहुँचे। अचानक जैसे करंट लग जाता है उनको। लालू की माई की चिट्ठी। इतने दिनों बाद पसीना छुछुहा आया उसके माथे पर। सन्न बड़ी देर बाद प्रकृतिस्थ होते हैं वे। तिरछी आंखों और बैक मिरर से देखते हैं कि ड्राइवर जीप चलाए जा रहा है। अर्दली ऊँघता हुआ झूलने लगा है। वे फिर चिट्ठी खोलते हैं। आगे समाचार मालूम हो कि हम लोग यहाँ पर राजी खुशी से हैं और आपकी राजी खुशी भगवान से नेक मनाया करते हैं। आगे लालू के पप्पा को मालूम हो कि हम अपनी याद दिलाकर आपको दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ ऐसी मुसीबत आ गई है कि लालू को आपके पास भेजना जरूरी हो गया। लालू 10 महीने का था तब आखिरी बार गांव आए थे। बात को 10 साल होने
जा रहे हैं। इधर 2-3 साल से आपके चाचा जी ने हम लोगों को सताना शुरू कर दिया है। किसी न किसी बहाने से हमको, लालू को और कभी-कभी कमला को भी मारते पीटते रहते हैं। जानते हैं कि आपने हम लोगों को छोड़ दिया है, इसलिए गाँव भर में कहते हैं लालू आपका बेटा नहीं है। वे चाहते हैं कि हम लोग गाँव छोड़कर भाग जाएँ तो सारी खेती-बाड़ी, घर-द्वार पर उनका कब्जा हो जाए। आज 8 दिन हुए आपके चाचा जी हमें बड़ी मारे हैं। मेरा एक दांत टूट गया है, हाथ-पाँव सूज रहा है। गाँव छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो महतारी बेटे का मुँह काट लेंगे। अपने हिस्से का महुए का पेड़ वे जबरदस्ती कटवा लिए हैं। कमला अब 17 वर्ष की हो गई है। मैंने बहुत दौड़-धूप कर एक जगह उनकी शादी पक्की की है। अगर आपके चाचा जी मेरी झूठी बदनामी लड़के वालों तक नहीं पहुंचा देंगे तो मेरी बिटिया की शादी भी टूट जाएगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि एक बार फिर घर आकर अपने चाचा जी को समझा दीजिए, नहीं तो लालू को एक चिट्ठी दे दीजिए चाचा जी के नाम, नहीं तो आपके आंख फेरने से हम भीगी बिलार बने ही हैं। अब यह गांव दी हुई छूट जाएगा। राम खेलवन मास्टर ने अखबार देखकर बताया था कि आप इसी जिले में हैं। इसी जगह पर लालू को भेज रही हूँ। चिट्ठी पढ़कर वे लंबी सांस लेते हैं। उन्हें याद आता है कि लड़का पीछे बंगले पर छूट गया है। कहीं किसी को अपना परिचय दे दिया तो, लेकिन अब इतनी दूर आ गए हैं कि वापस लौटना उचित नहीं लग रहा है। फिर वापस चलकर सबके सामने उससे बात भी तो नहीं की जा सकती। उन्हें प्यास लग रही है। ड्राइवर से कहते हैं जीप रोकना, प्यास लगी है, पानी, चाय, सिगरेट सुलगाया उन्होंने। तब धीरे धीरे प्रकृतिस्थ हो रहे हैं। उनके मस्तिष्क में 10 साल पुराना गांव उभर रहा है। गांव जहां उनका प्रिय साथी था, महुए का पेड़ जो अब नहीं रहा, उसी की जड़ पर बैठकर सवेरे से शाम तक कंपटीशन की तैयारी करता था। गांव जहां उनकी उस समय प्रिय बिटिया कमला थी, जिसके लाल लाल होठ थे, और महुए के पेड़ पर बैठकर कौवा काव काव बोलता तो जमीन पर बैठी नन्ही कमला दोहराती काव काव। कौवा थक हार कर उड़ जाता तो ताली पीटती थी। वह अब सयानी हो गई, उसकी शादी होने वाली है। एक दिन हो भी जाएगी। विदा होते समय अपने छोटे भाई का पांव पकड़कर रोएगी। बाप का पांव नहीं रहेगा पकड़कर रोने के लिए। भाई आश्वासन देगा कंधा पकड़कर आफत विपत के साथ देने का। बाप की शायद कोई धुंधली सी तस्वीर उभरे उसके दिमाग में। फिर उनके दिमाग में पत्नी के टूटे दांतों वाला चेहरा घूम आया। दीनता की मूर्ति, अति परिश्रमी, कुपोषण और पति की निष्ठुरता से कृश सूखा शरीर, हाथ पांव सूजते हुए मर रहे हैं। बहुत गरीबी के दिन थे जब उनका गौना हुआ था। इंटर पास किया था उस साल। लालू की मैया बलिष्ठ कद काठी की हिम्मत और जीवट वाली महिला थी, निरक्षर लेकिन आशा और आत्मविश्वासी की मूर्ति। उसे देखकर उसके मन में श्रद्धा का भाव आता था। इतनी आस्था हो जिंदगी और परिश्रम में तो संसार की कोई वस्तु अलभ्य नहीं रह सकती। बीए पास करते करते कमला पैदा हो गई थी। उसके बाद बेरोजगारी के वर्षों में लगातार हिम्मत बांधती रही थी। अपने गहने बेचकर प्रतियोगिता परीक्षा की फीस और पुस्तकों की व्यवस्था की थी। उसने खेती बाड़ी का सारा काम अपने जिम्मे लेकर उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए मुक्त कर दिया था। रवि की सिंचाई के दिनों में सारे दिन बच्ची को पेड़ के नीचे लिटाकर कुएं पर हाँका करती थी। बाजार से हरी सब्जी खरीदना संभव नहीं था, लेकिन छप्पर पर चढ़ी हुई नेनुआ की लतों को वह अघन पूस तक बाल्टी भर पानी कर सींचती रहती थी, जिससे उन्हें हरी सब्जी मिलती रहे। रोज सवेरे ताजी रोटी बनाकर उन्हें खिला देती और बासी खाकर लड़की को लेकर खेत पर चली जाती थी। एक बकरी लाई थी वह अपने मायके से, जिससे उन्हें सवेरे थोड़ा दूध चाय मिल सके। रात को सोते समय पूछती, अभी कितनी किताब पढ़ना बाकी है साहब वाली नौकरी पाने के लिए। वे
के प्रश्न पर मुस्कुरा देते। कुछ कहा नहीं जा सकता। सारी किताबें पढ़ लेने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि साहब बन ही जाए, ऐसा मत सोचा कीजिए। वो कहती, मेहनत करेंगे तो भगवान उसका फल ज़रूर देंगे। यह उसी के त्याग, तपस्या और आस्था का परिणाम है कि एक बार में ही उनका सिलेक्शन हो गया था। परिणाम निकला तो वे खुद आश्चर्यचकित थे। घर आकर एकांत में पत्नी को गले लगा लिया था। वाणी अवरुद्ध हो गई थी। उसको पता लगा तो वह बड़ी देर तक निष्पद रोती रही, बेआवाज, सिर्फ आंसू झरते रहे। पूछने पर बताया कि ये खुशी के आंसू हैं। गांव की औरतें ताना मारती थी कि खुद ढोएगी गोबर और भतार को बनाएगी कप्तान, लेकिन अब कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरी पत बच गई। वे भी रोने लगे थे उसका कंधा पकड़कर। जाने कितनी मन हाँ, मौनतियाँ माने हुए वो सत्यनारायण, संतोषी, शुक्रवार, विंध्याचल सब एक-एक करके पूरा किया था। जारा जीर्ण कपड़े में पुलकती घूमती उसकी छवि, जिसे कहते हैं राजपाट पा जाने की खुशी। सर्विस ज्वाइन करने के बाद 1 डेढ़ साल तक वे हर महीने के द्वितीय शनिवार और रविवार को गांव जाते थे। पिता, पत्नी, पुत्री सबके लिए कपड़े लत्ते तथा घर पर अन्य छोटी चीजें लाते थे। अभी तक एक पैसे का अभाव के कारण नहीं था। वे एक-एक करके लाने लगे थे। पत्नी को पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर भी लगा दिया था। पत्नी को देहाती ढंग से पहनी गई साड़ी, घिसे-पिटे कपड़े उनकी आंखों में अब चुभने लगे थे। 1-2 बार शहर ले जाकर फिल्म दिखा दिया था, जिससे उनका अनुकरण करके वह अपने आप में सुधार लाए, खड़ी बोली बोलने का अभ्यास करते थे। लेकिन घर गृहस्थी के अथाह काम और बीमार ससुर की सेवा से इतना समय वह ना निकाल पाती जिससे पति की इच्छा के अनुसार अपने में परिवर्तन ला पाती। वह महसूस करती थी कि उसके गंवारापन के कारण वे अक्सर खींच उठते और कभी-कभी तो रात में कहते कि उठकर नहा लो और कपड़े बदल लो, तब आकर सो, भूसे जैसी गंध आ रही है तुम्हारे शरीर से। उस समय वह कुछ ना बोलती, चुपचाप आदेश का पालन करती, लेकिन जब अनुकूल वातावरण पाती तो मुस्कुराकर कहती, अब मैं आपके जोग नहीं रही, कोई सहराती मेम ढूंढिए अपने लिए। क्यों, तुम कहाँ जाओगी? जाऊंगी कहाँ, यहीं रहकर ससुर जी की सेवा करूंगी, आपका घर द्वार संभालूंगी। जब कभी आप गांव आएंगे आपकी सेवा करूंगी। तुमने मेरे लिए इतना दुख झेला है, तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से आज मैं धूल से आसमान पर पहुंचा हूँ। गाढ़े समय में सहारा दिया है। तुम्हें छोड़ दूंगा तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी मुझे। लेकिन उसके अंदर उस समय भी यही कोई चोर छिपा बैठा था जिससे वे पहचान नहीं पाए थे। जिस साल लालू पैदा हुआ उसी साल पिताजी का देहांत हो गया। क्रियाक्रम करके वापस गए तो मन गांव से थोड़ा थोड़ा उचटने लगा था। 2 बच्चे की परिस्थिति और कुपोषण से पत्नी का स्वास्थ्य उखड़ गया था। शहर की आबोहवा तथा साथी अधिकारियों के घर परिवार का वातावरण हीन भावना पैदा करने लगा था। जिंदगी के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा था। ठीक गांव कई-कई महीनों के बाद आने लगे थे और आने पर पत्नी जब घर की समस्या बताती तो लगता कि ये किसी और की समस्या है, इनसे उन्हें कुछ लेना देना नहीं। वो शहर में अपने आप को अनमैरिड बताते थे। इस समय तक उसकी जान पहचान जिला न्यायाधीश की लड़की ममता से हो चुकी थी और उसके सान्निध्य के कारण पत्नी से जुड़ा रहा रागात्मक संबंध भी अत्यंत क्षीण हो चला था। 3-4 महीने बाद फिर गांव आए तो पत्नी ने टोका था, इस बार काफी दुबले हो गए हैं, लगता है काफी काम रहता है, बहुत गुमसुम रहने लगे हैं, क्या सोचते रहते हैं? वे टाल गए थे। रात में उसने कहा, इस बार मैं भी चलूंगी आपके साथ, अकेले तो आपकी देह गल जाएगी। वे चौंक गए, लेकिन यहाँ की खेती बाड़ी घर द्वार कौन देखेगा? अब तो पिताजी भी नहीं रहे, तो खेती बाड़ी के लिए अपना शरीर सुखाएंगे? तुम तो फालतू में चिंता करती हो। लेकिन वो कुछ और सुनाना चाहती थी, बोली थी। फिर
आप शादी क्यों नहीं कर लेते वहाँ किसी पढ़ी लिखी लड़की से? मैं तो शहर में आपके साथ रहने लायक भी नहीं हूँ। कौन सिखाता है तुम्हें इतनी बातें? सिखाएगा कौन? यस तो सनातन से होता आया है। मैं आपकी सीता हूँ, जब तक वनवास में रहना पड़ा साथ रही, लेकिन राजपाट मिल जाने के बाद तो सोने की सीता ही साथ में सोएगी ना। लालू के बाबू, सीता को तो आगे भी वनवास ही लिखा रहता है, चुपचाप सो जाओ, उन्होंने कहा। लेकिन कोई सोई नहीं। वह बहुत देर तक छाती पर सिर रखकर पड़ी रही, फिर बोली, एक गीत सुनाऊंगी आपको, मेरी माँ कभी कभी गाया करती थी। फिर बड़े करुण स्वर में गाती रही। वह एकांत पंक्ति अब उन्हें याद था। सौतनिया संग रास रचावत, मोर संग रास भुलाए। वह बताती, 2-3 लाइन गाने के बाद वो भूल गई। वे अंदर से हिल गए और उसे दिलासा देते रहे कि वह भ्रम में पड़ गई है, पर वह तो जैसे भविष्य दृष्टा थी, आघात जो अभी उनके सामने बहुत स्पष्ट नहीं था। उनसे साफ देख लिया था कि उसके सीने में उसने कहीं ममता का गंध पा ली थी। उस बार गांव से आए फिर 5-6 महीने के बाद वापस जाने का मौका नहीं लग पाया। इसी बीच ममता से उनका विवाह हो गया। उस शादी के दूसरे तीसरे महीने गांव से पत्नी का पत्र आया कि कमला को चेचक निकल आई है, लालू बहुत बीमार है, मौका निकालकर चले आइए। लेकिन गांव से पत्र मिलने में महीने भर का समय लग गया, ठीक है ना। कोई बहाना ही समझ में नहीं आ रहा था जो ममता से किया जा सकता। दोनों बच्चे तब तक ठीक हो चुके थे, लेकिन उनके पहुंचने के साथ ही उनकी आंखें झरने शुरू हो गई थी। कुछ बोली नहीं। रात में फिर वही गीत बड़ी देर तक गाती रही। उनका हाथ पकड़कर लगता है आप मेरे हाथों से फिसले जा रहे हैं और मैं आपको संभाल नहीं पा रही हूँ। वे इस बार कोई आश्वासन नहीं दे पाए थे। उसका रोना धोना उन्हें काफी अनमय बना रहा। वह उत्सुक हुए थे। अगले ही दिन वे वापस जाने के तैयार हो गए। घर से निकलने लगे तो वह आधे घंटे तक पांव पकड़कर रोती रही। फिर लड़की को पैर पर झुका दिया था, नन्हे लालू को पैर पर लिटा दिया था, जैसे सब कुछ लुटा गए हों। ऐसा लग रहा था कि वो दीनहीन मलिन है। वे जान छुड़ाकर बाहर निकल आए थे। वही उनका अंतिम मिलन था। तब से 10 साल के करीब होने को आए। वे ना कभी गांव आए, ना कोई चिट्ठी या पत्र लिखी। हाँ, करीब साल भर बाद पत्नी की चिट्ठी जरूर आई थी। न जाने कैसे पता लग गया था। लिखा था, कमला नई अम्मा के बारे में पूछती है, कभी ले आइए उनको गांव घुमाने। दिखा बता जाएगा कि गांव में उनकी खेती बाड़ी घर द्वार है। लालू अब दौड़ लेता है। तिवारी बाबा उसका हाथ देखकर बता रहे थे कि लड़का भी बाप की तरह तोता चस्म होगा। जैसे तोता को पालिए पोसिए खिलाइए पिलाइए, लेकिन मौका पाते ही उड़ जाता है, पोस नहीं मानता। वैसे ही यह भी मैंने कहा, बाबा तोता पंछी होता है, फिर भी अपनी आन नहीं छोड़ता, जरूर उड़ जाता है। तो आदमी होकर भला कोई कैसे अपनी आन छोड़ दे, पोसना कैसे छोड़ दे? मैं तो इसे बापू से भी बड़ा साहब बनाऊंगी। उन्होंने पत्र का कोई उत्तर नहीं भेजा था। हाँ, वो पत्र ममता के हाथ में जरूर पड़ गया था, जिसके कारण महीने भर घर में रोना धोना और तनाव का माहौल रहा। और करीब 9 साल बाद आज ये दूसरा पत्र है। पत्र उनके हाथों में बड़ी देर तक कांपता रहा और फिर उन्होंने जेब में रख लिया। मन में सवाल उठने लगे, क्या मिला उसको? उन्हें आगे बढ़कर वे बेरोजगार रहते, गांव में खेती बाड़ी करते, वे कंधे से कंधे भिड़काकर खेत में मेहनत करती, रात में दोनों सुख की नींद सोते, तीनों लोगों का सुख उसकी मुट्ठी में रहता, छोटे से संसार में आत्मसंतुष्ट का जीवन काट देती। उन्हें आगे बढ़कर वह पीछे छूट गई। माथे का सिंदूर और हाथ की चूड़ियां निरंतर दुख दे रही है उसे। सारे दिन किसी कार्यक्रम में उसका मन नहीं लगा।
शाम को जीप वापस लौट रही थी, उसके मस्तिष्क में लड़के का चेहरा उभर आया, जैसे मरुभूमि में खड़ा हुआ एक अशेष वाला बबूल का कोई शिशु झर, जिसे कोई झंझावत डिगा नहीं रहा, कोई तपिश सुखा नहीं सकती, उपेक्षा की धूप में जो हरा भरा रह लेगा, अनुग्रह की बाढ़ में जो गल जाएगा। जीप गेट के अंदर मुड़ती है तो गेट से सटे चबूतरे पर लड़का औंधा लेटा दिखाई देता है। मच्छरों से बचने के लिए उसने अंगोछा से सारा शरीर ढक लिया है। जीप आगे बढ़ जाती है। अंदर उसकी 4 साल की बेटी टीवी देख रही है। आहट पाकर दौड़ती आती है और पैरों से लिपट जाती है, फिर महत्वपूर्ण सूचना देती है और तर्जनी उठाकर बोलती है, पापा पापा, वो बदमाश लड़का बरामदे तक घुस आया था। मम्मी पूछती तो बोलती नहीं थी, भगाती तो भागता नहीं था। मैंने अपनी खिलौना फेंक कर मारा तो उसके माथे कट गए और खून बहने लगा। वह थू-थू करता हुआ भागा। और पापा, वो जरूर बदमाश था, जरा भी नहीं रोया, बस घूर रहा था। बाहर चपरासियों के लड़के भी मार रहे थे, लेकिन मम्मी ने मना करवा दिया। बस बेसिन की तरफ बढ़ते हुए वे ममता से पूछे, कौन था? शायद आपके गांव से आया था। भेंट नहीं हुई क्या? मैं तो अभी चला आ रहा हूँ। कहाँ गया? नाम नहीं बताता है, काम नहीं बताता है, कहता है सिर्फ साहब को बताऊंगा। फिर लड़के तंग करने लगे तो बाहर चला गया। कुछ खाना पीना? पहले ये बताइए वो है कौन? एकाएक ममता का स्वर कर्कश की ओर तेज हो गया। उसे चुड़ैल की औलाद तो नहीं जिसे आप गांव का राजपाट दे आए हैं? ऐसा हुआ तो खबरदार, उसे गेट के अंदर भी लाए तो खून पी जाऊंगी। वे चुपचाप ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर निढाल पड़ गए। चक्कर आने लगा, शायद रक्तचाप बढ़ गया हो। बाहर फागुनी जाड़ा बढ़ता जा रहा है। सवेरे उठकर वे देखते हैं कि चबूतरे पर गांव नहीं है। वे चैन की सांस लेते हैं। यानी कि वो जो लड़का था वो शायद घर चल गया होगा, कि चिट्ठी तो पहुंचा दी लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिला उसके यानी कि डैड से। तो ये कहानी था, यानी कि एक गांव में यानी कि एक लड़का था जिसका यानी कि शादी हो गया था। तो उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही मेहनती थी और उसको मेहनत करके वो अपने पति को पढ़ाती है, ठीक है ना, उसको खेत में काम करने से जाने से रोकती है। लेकिन जब वो अधिकारी बन जाता है, शहर चला जाता है, तो शहर का हाव भाव देखकर वो अपनी घर की स्थिति से हीन भावना को देखता है, ठीक है ना। फिर बाद में जब कुछ दिनों के बाद वो जिला अधिकारी के एक लड़की से मिलता है जिससे वो शादी कर लेता है। उसके बाद वो घर 10 सालों तक नहीं आता है। लड़के घर में बीमार पड़ जाती है, चेचक हो जाता है, फिर भी वो घर वापस नहीं आता है। 10 साल के बाद जब यही जो लड़का था वो जाता है उसको चिट्ठी पहुंचाने के लिए कि घर की स्थिति कैसी है। अ, उसको उसका जो बगल का चाचा था वो उसे मार रही थी, उसका दांत तोड़ दिया था, ठीक है ना, और बच्चे को भी मारता है। तो वो लड़का को भी चिट्ठी सिर्फ पढ़ लिया, और लेकिन उसको उसका भी कोई रिस्पॉन्स उसको नहीं दिया। लड़का रात भर ठंडे में रहा, फिर वो शायद चला गया। ये कहानी यहीं पे समाप्त होता है। यह कहानी किसी स्त्री के संघर्ष को दिखाती है, जिसमें एक ऐसी गरीबी बेबस ग्रामीण स्त्री की कहानी है जो स्वयं मेहनत करके अपनी पति की इच्छा पूरा करती है, पति को शिक्षित बनाती है, लेकिन अंत में उसे पति धोखा दे देता है। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है।